उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव जी मौजूद हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड राज्य बने हुए 25 साल पूर्ण होने के लिए जा रहे हैं और सरकार जगह जगह कार्यक्रम भी इस चीज का कर रही है। 25 साल पूर्ण होने के बाद क्या उत्तराखंड को मिला है, क्या ऐसी समस्याएं हैं जो बाकी रह गई हैं, इस सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ अरविंद यादव जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है यादव जी आपका। बहुत धन्यवाद आजाद न्यूज। सर्वप्रथम मैं समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से राज्य में जो 25 साल बीते हैं, बड़ा अंतराल के बाद हम आज जो सरकार बड़ी धूमधाम से रजत जयंती के नाम पर राज्य का मना रही है, इस बारे में बताना चाहता हूं आपको। जिस प्रकार से इस 25 वर्ष के अंतराल में जो प्रदेश की जो मूल भावनाएं थी, मूल इच्छाएं थी और जो हमारे पहाड़ के लोगों ने उत्तराखंड की जो कल्पना की थी, उस कल्पना से आज भी हमारा उत्तराखंड प्रदेश कई वर्ष दूर है। आपको बताना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय नेताजी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड बनाने की नींव रखी थी। सरकार बनने से पूर्व एक जनसभा अल्मोड़ा में जब नेताजी की हुई थी, उन्होंने हमारे पहाड़ के लोगों से वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले हम उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग करने का कार्य करेंगे। उन्होंने अपने वादा निभाते हुए सरकार बनने के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की बैठक में सन 1994 को एक कौशिक समिति का गठन किया और उस समिति के माध्यम से राज्य बनाने की पहली नींव डाली थी। यादव जी, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। पलायन लगातार जो पहाड़ के युवा हैं वो दूसरे शहरों में जॉब करने के लिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अधिकतर जॉब होती है, जबकि अपने यहाँ पर रुद्रपुर हो या फिर हरिद्वार हो, सिद्धपुर कई जगह पर बना है। बेरोजगारी पे क्या कहना चाहते हैं? आपको बताना चाहते हैं, नेताजी की जो हार्दिक इच्छा थी कि जिस उत्तराखंड का निर्माण करें, वो उत्तराखंड बहुत एक उदाहरण दिया जाए कि उत्तराखंड प्रदेश सभी प्रदेशों में एकदम जिसे कहते हैं रोजगार संपन्न हो, वहाँ के लोग अपने क्षेत्र में रोजगार करें, वहाँ के युवाओं को शिक्षा मिले, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों। एक ऐसे राज्य बनाने की कल्पना करते थे। उसी समय उन्होंने कहा था कि हम लोग हमारा जो पहाड़ है उसकी जो मूल संरचना है वो बनी रहे, इसके लिए उन्होंने 11 जिले बनाने का राज्य का पास किया था। लेकिन बातें बढ़ती गई, कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने लाभ के लिए हमारे प्रदेश को 13 राज्यों में 13 जिले का राज्य बनाने पर सब लोगों ने कार्य किया और 13 राज्य का हमारा उत्तराखंड बना। लेकिन नेताजी का सपना था कि उत्तराखंड राज्य की जो मूल संरचना है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। आज आपने देखा होगा कि अभी बहुत निंदनीय घटना है, हम वार्ता कह सकते हैं कि सदन में भी पहाड़ और प्लेन की बात होनी शुरू हो गई है। आदरणीय नेताजी की अगर लोगों ने बात मानी होती तो 11 जनों का राज्य होता, तो यहाँ पे कभी भी क्षेत्रवाद की जो उत्पन्न होने जा रही है ये समस्या कभी नहीं आती। राज्य की जो स्थापना की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमें संपन्नता मिले, हमारे पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों। लेकिन 25 साल के इस कार्यकाल में दोनों दलों ने यहाँ पे राज किया। कई बार मुख्यमंत्री बदले हमारे छोटे से प्रदेश पर, जबकि 25 वर्ष हो गए, 5 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, इस पर लगभग 13 मुख्यमंत्रियों को बोल रहा और उसकी पेंशन हमारा प्रदेश भर रहा है। और हमारे प्रदेश के युवाओं को क्या मिला? जैसे पूर्व में हमारे पहाड़ के युवा बाहर दिल्ली या कहीं काम करने जाते थे, आज उनकी स्थिति और बढ़ चुकी है। पूरे पहाड़ खाली हैं। उसका मुख्य जो कारण है कि जब भी हमारे राजनीतिक लोग पहाड़ से चुनाव लड़ने के बाद सबसे पहले मैदान में आने का कार्य कर रहे हैं। जो कोई साथी विधायक बना या कोई राज्य मंत्री बना या कोई किसी आयोग का अध्यक्ष बना, उसने सर्वप्रथम सबसे पहले, अगर कुमाऊं का है तो सबसे पहले हल्द्वानी में मकान बनाने का कार्य किया, गढ़वाल का है तो देहरादून में मकान बनाने का कार्य किया। मुख्य मुद्दा ये पलायन का, हमारे राजनीतिक लोग हैं उनका पलायन होना पहाड़ से, इसीलिए पलायन लगातार बढ़ता गया है। आपको बताना चाहते हैं कि सिद्धपुर की स्थापना की गई थी। हमारे जो उत्तराखंड राज्य मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र तिवारी जी ने
सिडकुल की स्थापना की। उस सिडकुल जो स्थापना की थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो तराई क्षेत्र की जमीनें हैं वो औद्योगिक लोगों को देना, और उन्हें बहुत सारी छूट दी गई, बिजली में छूट दी गई, जमीनों की उसमें खरीदने में छूट दी गई। उनका छूट देने का एक ही तात्पर्य था कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार किया जाए, और उन्होंने प्रस्ताव पास किया था, प्रावधान था उत्तराखंड सिडकुल में कि 70% जो लोकल लोग हैं, जो उत्तराखंड के निवासी लोग हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि सिडकुल को जिस प्रकार से लूटा गया, जमीनें औने पौने दामों बेची गई, अपने लोगों को बेची गई, लेकिन जो रोजगार देना था युवाओं को वो नहीं दिया गया, और आज भी हमारे पहाड़ के पहाड़ खाली हैं और हमारे पहाड़ के लोग अन्य राज्यों में जाकर कार्य करने मजबूर हैं। स्वास्थ्य को लेकर अगर बात की जाए, सरकार लगातार बड़े वादे और दावे करती है। स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है पहाड़ की और अपने प्रदेश की? क्या लगता है आपको स्वास्थ्य के बारे में, क्या कार्य कर रही है सरकार? अभी आपने देखा होगा कि हम स्वास्थ्य की बात करें, आप प्रत्येक दिन अखबार उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं खबर लगी होगी कि हमारे पहाड़ से किसी की स्वास्थ्य खराब हुआ और उसे डोली में बिठा कर ले जा रहे थे अस्पताल में और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। 25 वर्ष होने के बावजूद भी हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से विफल है, और जो राज्य की कल्पना थी कि स्वास्थ्य जो अच्छा होगा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, वो सुविधाएं कोई नहीं मिल पाई। और हो सकता है इनके अखबारों के माध्यम से जो इनके विज्ञापन हो सकते हैं उनमें ये लोग स्वास्थ्य को अच्छा दिखा रहे हों, लेकिन स्थिति जो जमीन पर है वो स्वास्थ्य की अत्यंत निंदनीय है, और पूरा पहाड़ के अस्पताल खाली पड़े हैं, डॉक्टरों की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। अभी आपने देखा होगा एक हमारी विधानसभा का दरपुर का दिनेशपुर अस्पताल है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, बाजपुर के अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, पूरे सरकारी जहाँ जहाँ अस्पताल हैं उनको कहीं भी डॉक्टर नहीं है। और एक आपको बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा एक योजना चल रही है आयुष्मान भारत योजना, उसके माध्यम से सरकार के निजी लोग हैं अस्पताल वाले, उनमें उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और कोई भी सुविधा स्वास्थ्य की नहीं दी जा रही। आपने अभी दिनेशपुर का जिक्र किया है, दिनेशपुर का अगर जिक्र करें तो दिनेशपुर का जो हॉस्पिटल है वहां पर एक भी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं है, मतलब बिना चिकित्सक के, बिना डॉक्टर के वो हॉस्पिटल चल रहा है। बहुत धन्यवाद, आपने ये ग्राउंड की बात बताई, मुझे लगा इसका डॉक्टर वहां होगा, लेकिन ये जो स्थिति दिनेशपुर की बता रहे हैं सेम स्थिति पूरे पहाड़ों की है। आपने देखा होगा एक बार जो हमारे पूर्व मंत्री थे बागेश्वर में, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और इलाज नहीं मिल पाया, तो उनकी जिला अस्पताल था चिकित्सालय बागेश्वर, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो प्रसव पीड़ा से हमारी माताएं बहनें लगातार आपने रोज घटनाएं देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के होते हुए उनकी कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाती है। आपको नहीं लगता स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा स्वास्थ्य का है, अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य ही दूर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा प्रदेश का? और खास करके स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि सरकारी जो हॉस्पिटल है वहां पर अधिकतर मजदूर और गरीब लोग जाने का काम करते हैं, और वहीं अगर सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही है तो क्या कारण मानते हैं इसका? उत्तराखंड राज्य को अभी तक जो सरकार रही है, वर्तमान में सरकार चल रही है भाजपा की सरकार, एक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो एक मुख्यमंत्री को बनाते हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाते, तो दूसरा मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो तीसरा बनाते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया है, हमारे पहाड़ के जो नौजवान साथी हैं जिन्होंने डॉक्टर के कोर्स में कोई MBBS या कोई BMS या कोई BMLT है, ये सभी लोग खाली बैठे हैं, लेकिन अस्पतालों में नियुक्ति नहीं दी जा रही। उसका मुख्य कारण है इन लोगों का कहीं ना कहीं जब सरकारी अस्पताल नहीं चल पाएंगे, अपने निजी लोगों को औने पौने दामों में प्राइवेट करने की मानसिक इच्छा उनकी है। स्वास्थ्य मंत्री का बयान आता है, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है। उधर फिर हमारे जो सांसद है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर, सांसद कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हमारे पास डॉक्टरों की भरमार है, उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं। आपने देखा होगा कि भाजपा सरकार सिर्फ अपने कागजों में सरकार चला रही है, और उत्तराखंड को प्रयोग किया जा रहा है। डॉक्टरों की पूरी प्रदेश में कमी है, लेकिन जबकि हमारे साथी जो डॉक्टर की पढ़ाई करके खाली घूम रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रहे हैं। इनकी इच्छा वही है कि सरकारी अस्पतालों को बंद किया जाए और प्राइवेट लोगों को ला दिया जाए। सबसे बड़ी एक बात अगर हम करें तो 25 सालों में भी उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वो 25 साल के बाद भी अब स्थायी राजधानी नहीं दे पाई, क्या कारण है ये? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 वर्ष होने के बाद उत्तराखंड राज्य को राजधानी तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन जो अस्थायी राजधानी हमारी देहरादून और गैरसैंण है, वहां जाने के लिए कुमाऊं से आपके पास अभी सड़क भी नहीं है। अगर आपको देहरादून जाना है तो उत्तर प्रदेश की सड़क से होकर जाना पड़ेगा। ये हमारे 25 साल का उत्तराखंड का रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप कल्पना नहीं कर सकते, जब तक ये सरकार चल रही है इस समय इनकी स्थायी राजधानी दें, स्थायी रोड दें, और जब तक हमारे पास सड़क नहीं होगी हम विकास की बात नहीं कर सकते।
बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर अस्तित्व में नहीं रही उत्तराखंड बनने के बाद। उसका क्या कारण ऐसा रहा? आपको बताना चाहते हैं, अगर हम राजधानी की बात करें तो सबसे पहले जो नेताजी का जो सपना का उत्तराखंड था, उसका उनका ही राजधानी थी, गैरसैंण राजधानी। उन्होंने चाहा था कि पहाड़ में जब राजधानी रहेगी तो लोग पहाड़ में जाकर निवास करेंगे और पलायन बंद हो जाएगा। लेकिन नेताजी के सपनों को चकनाचूर करते हुए इन लोगों ने अपना आर्थिक लाभ उठाते हुए देहरादून को राजधानी बनाया और अपने लोग जो निजी कार्य हैं उनमें देहरादून में काम करते हैं। पहाड़ की इनकी कोई चिंता या कल्पना नहीं है। अगर हम लोकल की बात करें, यदि लोकल में यहाँ अपना जो बाजपुर क्षेत्र है, खासकर यहाँ पर खनन का जो कारोबार है वो बहुत ही ज्यादा खनन का कारोबार है। मैन रोजगार अगर हम कहें तो वो खनन एक जरिया था लोगों का पेट पालने का, लेकिन उसको भी सरकार ने प्राइवेट कर दिया और वो भी माइनिंग ने बुरा हाल मचा रखा है। अगर हम उत्तराखंड राज्य में खनन की बात करें तो अभी आपने देखा होगा लगभग 2012-13 में जिस प्रकार से हमारी ये बाजपुर की कोसी नदी है, खनन का कार्य यहाँ होता था और कम से कम 500 लेबर यहाँ काम करती थी। लेबर जहाँ काम करती थी, जब हफ्ता होने के बाद बाजपुर की बाजार या रुद्रपुर की बाजार काशीपुर लोग पहुंचते थे सामान खरीदने, ऐसा प्रतीत होता था जैसे मेला लगाया। पूरा क्षेत्र खुशहाली था, सब लोग काम कर रहे थे, लेबर वाले को लेबर का काम था, तो कपड़े वाले को कपड़े का काम था। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार अस्तित्व में आई और इनकी निगाह हमारे प्रदेश की जो खनन है उस पर गया और बहुत ही निंदनीय का विषय है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें कहीं ना कहीं जो बताते हैं लोग कि गृह मंत्री की शामिलता है, उसको पूरे उत्तराखंड का ठेका दे दिया गया। आपकी आज के हालात ये हैं कि नदी हमारी है, उत्तराखंड हमारा है, लेकिन आज अपनी नदी में जाकर हम एक टोकरा बालू उठाने की हिम्मत नहीं करते। अगर किसी ने उठाने का प्रयास किया तो जो वहां उस कंपनी के गुंडे यहाँ काम कर रहे हैं उनको डीएम साहब या एसएसपी साहब खुद स्वयं मिला के आपके नाम मुकदमा दर्ज करने का काम करेंगे। पूरा उत्तराखंड को बेच दिया गया है, आपके उत्तराखंड का कोई अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी जब अस्तित्व में यहाँ नहीं रही, उसके बावजूद भी मैंने कई जगह देखा है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ यहाँ काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी कुछ दावे किए गए हैं। आपको बताना चाहते हैं, जैसे नेताजी का उत्तराखंड से हृदय से लगाव था, उससे कहीं ज्यादा हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी का हृदय से लगाव उत्तराखंड से रहा है। आपको छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। अभी 2014 में हमारे जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण तिवारी जी, उनका जन्मदिन था। जन्मदिन के समय उनको हल्द्वानी आमंत्रित किया गया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हल्द्वानी जाना था तो बरेली से एक बागेश्वर मार्ग बना है, आपने देखा होगा। उस बरेली से बागेश्वर मार्ग को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं बाई कार पहुंचकर उसका इनोग्रेशन किया और उनके श्री तिवारी जी के जन्मदिन के अवसर पर उस रोड का नाम नारायण तिवारी मार्ग करके उनको तोहफा दिया था। और ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात थी कि बरेली से जो बागेश्वर मार्ग था वह हमारे पहाड़ पुत्र तिवारी जी के नाम तोहफा दिया था। वो सड़क उन्होंने बनाई कि पहाड़ का और प्लेन का संबंध है वो लगातार सुचारू रूप से बना रहे, इसलिए सड़क बनाई थी। और आप बताना चाहते हैं कि उनका जो लगाव था, जो तिवारी जी को दोनों दलों ने छोड़ दिया तो नेताजी ने उनके पुत्र को उत्तराखंड के लगाव को देखते हुए अपनी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया और सारी सुविधाएं उनको दी थी। ये लगाव उत्तराखंड से। दूसरा, आपने देखा होगा कि अभी एक चमोली में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला जो मजदूर थी उसने पहले सूचना दे दी कि आगे आपदा आने वाली है, तो उस महिला को बुलाकर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए का चेक देने का कार्य किया। जबकि हमारे यहाँ ना सरकार है, ना कोई चुनाव लड़ रहे हैं, ना हमें वोट मिल रहे हैं, लेकिन जो लगाव है उससे किया था। दूसरा, आपने देखा होगा 2013 की जो केदारनाथ की प्रलय आई थी तो सबसे ज्यादा मदद करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य यहाँ उत्तराखंड में बना था। उस समय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुजफ्फरनगर सहारनपुर के दोनों जिलाधिकारियों को स्पेशल जिम्मेदारी लगाई कि जो पहाड़ में आप जाएं केदारनाथ पे तो जो वहां के लोग उनको सकुशल निकाल कर आए। उन्हें निकालने के बाद देसी घी के भंडारे करवाए थे और 25 करोड़ रुपए का आर्थिक सबसे ज्यादा मदद देने का कार्य किया था और पूरे दोनों जिलों की बसें वहां लगाई गई। ये उनका लगाव है। तीसरा बताना चाहते हैं आपको, अभी उत्तरकाशी में आपने देखा होगा जो एक सुरंग बन रही थी, उसमें 25 जो मजदूर उसमें दब गए थे
जब उन्हें सूचना मिली कि मजदूर दब गए हैं और एक हमारे जो रेड माइनर आए थे लोग वहां से मजदूरों को निकालने के लिए, जब उन्होंने सफल परीक्षण से उनको निकाला तो उन रेड माइनर को अपने पार्टी कार्यालय लखनऊ बुला गए, सम्मानित किया और सभी 25 लोगों को 1-1 लाख रुपए देने का कार्य किया था। ये उनकी जो हृदय से उत्तराखंड को मानते हैं उसका मानने का है। ये हमारे साथ बात अभी कर रहे थे उत्तराखंड स्थापना दिवस पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव जी। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।